नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज की कक्षा में आप लोगों का सभी का स्वागत। मैं संजय कुमार भार्गव आज की कक्षा में आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। आज मौसम बड़ा सुहावना हो चुका है। आइए जुड़ जाते हैं आज की अपनी क्लास से। पिछली क्लास में हमने व्यंजनों के विषय में चर्चा की थी। आज हम उसी के कुछ पार्ट को जो छूट गया है आगे बढ़ा देते हैं ताकि ये क्लास अपनी पूरी हो जाए। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा व्यंजन, और व्यंजन के अंतर्गत जो बातें हमें पढ़नी है, जो बातें हमें सीखनी है, समझनी है, उनके विषय चर्चा करेंगे। तो एक तो अपने को ये थोड़ा ध्यान रखना है कि व्यंजनों में दो चीजें और है। एक तो है द्विगुण व्यंजन। ये क्या बला है, ये क्या चीज है, आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, द्विगुण व्यंजन के बारे में। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, यहां से भी प्रश्न आने की प्रबल संभावना रहती है, इसलिए इन दो चीजों को हम समझ लेते हैं। साथ ही हम समझेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज और हम समझने वाले हैं। हिंदी वर्णमाला में एकमात्र वर्ण ऐसा है जो एकाधिक रूप रखता है, अर्थात एक से अधिक रूप रखता है, और वो वर्ण है रे। तो अपना तीसरा जो बिंदु होगा वो होगा रे के रूप। तो आज की क्लास जो है इन तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर टिकी होगी। तो आप लोगों को पता चल गया आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आइए हम क्लास को विस्तार से आरंभ करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले हम बात करते हैं द्विगुण व्यंजन की। ये क्या चीज है द्विगुण व्यंजन? पिछली क्लास में जब हमने व्यंजनों के प्रकार पढ़े, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के प्रकार पढ़े, मैंने आप लोगों को विस्तार से समझाया है कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के 8 भेद होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। उसमें से एक भेद याद कीजिएगा, रिमाइंडर कीजिएगा। एक भेद हमने पढ़ा था उत्क्षिप्त व्यंजन नाम से, यहां मैं नोट कर देता हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। उत्क्षिप्त व्यंजन, इसी उत्क्षिप्त व्यंजन को हमने एक नाम और याद किया था द्विस्पृष्ट व्यंजन, और इसी का एक तीसरा नाम हमने देखा था ताड़न जात व्यंजन। और आप लोगों को यह भी याद होना ही चाहिए कि उत्क्षिप्त या द्विस्पृष्ट या ताड़नजात व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो अड़े और अढ़े, इन दो व्यंजनों को उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। इन्हीं का एक नाम और है द्विगुण व्यंजन। अब इन्हें द्विगुण व्यंजन क्यों कहा जाता है और इनकी क्या विशेषता है, इनका प्रयोग कहां होगा, आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले नाम की बात बताता हूं, द्विगुण। ये देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है द्वि धन गुण। अर्थात मैं यूं कहूं कि ये जो अड़े है और ये जो अड़े है, इनके उच्चारण में दो गुणों की पालना होती है। द्वि मतलब दो, और गुणा का मतलब, गुण का मतलब गुणा से है, तो इसमें दो गुणों की पालना होती है। या मैं यूं कहूं कि इसके उच्चारण में द्विगुणित समय लगता है, द्विगुणित, दो गुना समय लगता है, इसीलिए अड़े और अढ़े को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। आप देखोगे, अगर मैं सिर्फ अड़े की बात करूं, इसका प्रोनाउंसिएशन किस प्रकार से होगा, अड़े, इसका अड़े, तो आप देखोगे कि हम हिंदी वर्णमाला में एक तो पढ़ते हैं डे, एक पढ़ते हैं अड़े, और एक पढ़ते हैं अंगे। इन तीनों की संरचना, फिलहाल मैं इसी की बात कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद में हम इसकी चर्चा भी करेंगे। डे, इसका उच्चारण किस प्रकार से होगा, देखिए डे अड़े, यहां अड़े में देखिए नीचे, इस डे के नीचे नुक्ता प्रयुक्त हुआ है, और यह है अंगे, क वर्ग की पंचम ध्वनि। कल जब हमने व्यंजनों के विषय में चर्चा की थी तब मैंने आप लोगों को बताया था ये क्या है, पंचम वर्ण, ये क्या है, अनुनासिक व्यंजन, ये क्या है, नासिक व्यंजन। इसे आप पंचम वर्ण कह सकते हो, इसे आप अनुनासिक व्यंजन कह सकते हो, और इसे आप नासिक व्यंजन भी कह सकते हो। तो ये क्या, ये जो नुक्ता है इस डे के समानांतर प्रयुक्त होता है। तो देखिए, लगभग तीनों की जो संरचना है
वो एक दूसरे से मिलती जुलती है। हमने इसकी चर्चा की। ये तो पंचम वर्ण है, इसका प्रयोग तो अनुस्वार के रूप में होता है, तो एक बार हम इसे यहां छोड़ देते हैं। फिलहाल हम इन दोनों की चर्चा करेंगे, इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। ड अड़। अब देखिएगा, इसके उच्चारण में और इसके उच्चारण में क्या फर्क है। इसका उच्चारण हम करेंगे ड, इसका उच्चारण करेंगे अड़। तो इसके उच्चारण में इसकी बजाय इसकी तुलना में दोगुना समय लगता है, दोगुना परिश्रम करना पड़ता है। इसीलिए अड़े को और इसी प्रकार से अड़े को द्विगुण व्यंजन नाम दिया गया है। मैं अपेक्षा करता हूं आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इनके प्रयोग को लेकर। तो देखिएगा, मैं इन दोनों की साथ ही चर्चा कर लेता हूं। अब अड़े और अड़े, इन दोनों का प्रयोग कहां होगा, अड़े का और अड़े का, इन दोनों का प्रयोग कहां होगा। तो एक तो फिक्स नियम है, यह नियम आपके शब्द शुद्धि में भी काम आने वाला है। अड़े और अड़े का प्रयोग कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं किया जाएगा, एक भी अपवाद नहीं है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, शब्द शुद्धि में ये नियम बहुत ज्यादा मायने रखता है। अड़े और अड़े का प्रयोग कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं किया जाएगा, मतलब कोई भी शब्द इनसे शुरू नहीं होगा। जैसे अगर मैं कहूं, मैंने लिख दिया यहां पे डमरू, मैंने लिख दिया डमरू, और अगर मैंने इसके नीचे ये नुक्ता लगा दिया तो ये अशुद्ध हो गया, सीधा सा हिसाब है। अगर मैं लिखता हूं ढक्कन, इस प्रकार से ढक्कन लिखता हूं और मैंने ढ के नीचे ये नुक्ता लगा दिया, ये अशुद्ध है। तो फिक्स नियम है, अड़े और अड़े का प्रयोग कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं किया जा सकता। तो फिर कहां होता है, तो फिर इनका प्रयोग कहां होता है, इनका प्रयोग होता है या तो शब्द के मध्य में होता है या फिर शब्द के अंत में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो द्विगुण व्यंजनों के विषय में हमने चर्चा की। किस प्रकार से, देखिए अगर मैं यहां लिखता हूं पढ़ना, अब क्या है पढ़ना, और अगर मैंने इसके नीचे ये नुक्ता लगा दिया, लगेगा, क्योंकि प और ना के बीच में हम प्रयोग कर सकते हैं, अंत में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका उच्चारण होगा, अब पहले था पढ़ना, अब है पढ़ना, 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 इस प्रकार से। इसी प्रकार से ये देखिए, अगर मैं इसके नीचे नुक्ता नहीं लगाता हूं, इसके नीचे यहां पे नुक्ता का प्रयोग नहीं करता हूं, तो अभी इसका प्रोनाउंसिएशन किस प्रकार से होगा, पेड, पेड। और अगर मैंने इसके नीचे नुक्ता लगा दिया, लगेगा, तो इसका उच्चारण होगा पेड़, मींस ट्री, ट्री। ठीक है, तो हमने दो बातें समझी। एक तो द्विगुण जो व्यंजन होते हैं उनको द्विगुण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में ड और ढ की तुलना में अड़े और अढ़े, ड और ढ की तुलना में अड़े और अढ़े के उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, इसीलिए इन्हें द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। स्पष्ट। दूसरी बात जो है वो इन दोनों का प्रयोग, तो इन दोनों का प्रयोग कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं किया जाएगा। बस इतनी सी बात आप ध्यान रख लोगे तो हमारा काम बन जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजनों की। नंबर 2, संयुक्त व्यंजन। व्यंजन चैप्टर में कुछ बातें हमारी छूटी हुई थी, हम उनको भी तैयार कर लेते हैं। आ जाइए जी। अब संयुक्त व्यंजन क्या है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि संयुक्त व्यंजन की डेफिनेशन किस प्रकार से तैयार की जाएगी। जब 2 व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं होता तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब 2 व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं होता तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। देखिए सामान्य चर्चा करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया क्या, ये संयुक्त व्यंजन है। हाँ, डेफिनेशन के दृष्टिकोण से तो है, क्योंकि अगर मैं इसका विश्लेषण करता हूं तो यहां देखिएगा क के नीचे हलंत है, क में स्वर नहीं है, और ये के नीचे हलंत लगा के इसमें जो आ विद्यमान है उसको निकाल दो बाहर। अब देखो ये 2 व्यंजन क्या और ये, इन दोनों के बीच में स्वर नहीं है तो ये संयुक्त है। तो भाई संयुक्त व्यंजनों की संख्या तो हम 4 ही पढ़ते हैं। किसी भी ग्रामर में उठा के आप देखोगे तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 ही है। तो फिर ये 4 क्यों है सर? जब इस प्रकार की स्थिति को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं तो फिर व्यंजनों की संख्या हम 4 ही किस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं? उसका उत्तर सुनिएगा। ये वो संयुक्त व्यंजन है,
संयुक्त व्यंजन ये है, नो डाउट ये है, लेकिन संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 इसलिए ये वो संयुक्त व्यंजन हैं जिन दो व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं, लेकिन जिन्होंने अपना एक अलग आकार, अलग रूप कालांतर में ले लिया है। जैसे अगर मैं बात करता हूं इसकी, ये क्या है? क्ष। अभी हम बात करेंगे, इस पर विस्तार से बात करेंगे। क्ष, तो इसमें कैसी स्थिति है? इसमें ऐसी स्थिति है, ये वाली स्थिति है। क्या? इसमें स्वर विहीन है और श में जो अविद्यमान है वो आगे। इन दोनों की स्थिति देखिएगा, इन दोनों के बीच में स्वर नहीं है, इसे हम कहेंगे क्ष, संयुक्त व्यंजन है। लेकिन इस स्थिति ने एक अलग रूप ले लिया, ये ले लिया, एक अलग आकार ले लिया, एक अलग संरचना ले ली। तो जिन्होंने अलग संरचना ले ली उनकी संख्या 4 है। तो परीक्षा में अगर प्रश्न आता है संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो संख्या हम बताएंगे 4। संख्या हम बताएंगे 4। तो वो 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं जी? आइए उनके विषय में हम चर्चा करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछकर आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो संयुक्त व्यंजन है, जैसे एक तो हो गया क्ष, तो इसमें कौन कौन से 2 व्यंजनों का मिश्रण है, कौन कौन से 2 व्यंजनों का योग हुआ है। तो देखिएगा, ये जो क्ष है इसमें एक तो है कै, याद रखिएगा कै के नीचे हलंत है, मतलब कै के साथ स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। और दूसरा मूर्धन्य, मूर्धन्य श का योग। तो कै प्लस श, श कौन सा? मूर्धन्य, दोनों को मिलाएंगे तो क्ष का निर्माण होगा। तो पूछा जा सकता है क्ष में किन 2 वर्णों का योग है, और ये बात याद रखनी है। कई बार परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है, क्ष में किन 2 वर्णों का, तो ऑप्शन दे देते हैं कै धन श, इस प्रकार से कै धन श, और तीसरा ऑप्शन इस प्रकार से दे देंगे कै धन से, और चौथा ऑप्शन इस प्रकार से दे सकते हैं कै धन श। अब आपसे पूछ ले, बताओ जी, तो हमें ये याद रहता है कि श तो मूर्धन्य था, इसका मतलब ये और ये तो नहीं है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो हलंत किसके नीचे था। इसलिए याद रखें हलंत पहले वर्ण के नीचे है। क्यों? क्योंकि हलंत जब पहले वर्ण के नीचे होगा तब हमारी डेफिनेशन सटीक होगी, 2 व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं होगा और फिर वो संयुक्त व्यंजन माना जाएगा। अगर हमने हलंत यहां कर दिया तो ये उत्तर गलत है, तो इस प्रश्न में सही उत्तर होगा 2। इसी प्रकार से 3 संयुक्त व्यंजन और कौन से हो गए? एक तो हो गया क्षय, ये हमने पढ़ ही लिया, इसमें याद रखें कै और क्षय का योग है। एक है त्रय, ये लीजिएगा त्रय, इसमें तय का और रे का योग है, तय और रे का योग है त्रय। और ये क्या चीज है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंतर्गत जय और ये का योग है, जय और ये का योग है, तो इसका उच्चारण किस प्रकार से किया जाएगा? इसका उच्चारण होगा जय, जबकि हम इसका उच्चारण क्या करते हैं? गलत करते हैं, गे। और गे जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि इसमें गे और ये का योग है, लेकिन गे और ये का योग नहीं है। इसमें जय और ये का योग है, ये च छ ज ज ये वाला, ठीक है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन किस प्रकार से होगा? इसका उच्चारण किस प्रकार से होगा? जे। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई दफा परीक्षाओं में पूछा गया, भविष्य में भी पूछने की प्रबल संभावना है। और एक जो है क्ष त्रे जे, और एक होता है श्रेय, इसके विषय में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। यह चौथा संयुक्त व्यंजन है। इनमें कौन कौन से 2 व्यंजनों का योग है? तो देखिएगा, एक तो तालव्य है और दूसरा रे, श्रेय, जो हम लिखते हैं श्री, श्री में लिखते हैं, हम लिखते हैं श्रीमान, श्रीमती, जिन शब्दों में हम श्रृंगार, ये देखिएगा हम लिखते हैं, हालांकि इसमें तो री है। तो ये श्रेय, ये क्या है? ये भी संयुक्त व्यंजन है। तो स्पष्ट रूप से ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, ठीक है। कौन कौन से? नंबर 1 क्षय, कौन कौन से 2 वर्णों का योग है जी? कै और मूर्धन्य श, कै के नीचे हलंत है,
यहाँ त्र में तय के नीचे हलंत है, इसमें जय में जय के नीचे हलंत है, स्र में शय के नीचे हलंत है। मतलब संयुक्त व्यंजनों में जब हम इसके टुकड़े करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, तो पहले वर्ण के नीचे ही हलंत का प्रयोग होगा। इस बात का ध्यान रखना है, अन्यथा प्रश्न गलत हो जाएगा। तो क्षय में क और मूर्धन्य शय त्र, त्र में तय और रे का योग जय, जय और य का योग वेरी इंपॉर्टेंट, और स्र, स्र में शय और रे का योग होता है। ये है हमारे संयुक्त व्यंजनों की कंसेप्ट। तो हमने दो बातें समझ ली। एक तो हमने क्या समझा, देखिए ये हमने समझा, सबसे पहले हमने बात की थी द्विगुण व्यंजनों की। तो द्विगुण व्यंजन जो है वो हमने देख लिए, अड़े और अड़े द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण क्यों कहा जाता है, इनका प्रयोग कहाँ होगा, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। नंबर 2 हमने देखिएगा संयुक्त व्यंजनों के विषय में चर्चा की, ये संयुक्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। कौन कौन से 4, तो देखिएगा एक क्षय हो गया, इसके बाद में त्रय, जय और सय, श्रय, क्षय, त्रय, जय और श्रय, ये चारों के चारों क्या है, संयुक्त व्यंजन है। दो कंसेप्ट अपनी पूरी हुई। इसके बाद में हम बात करते हैं अपनी तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो मैंने आपको कक्षा शुरू होने से पहले कही थी। आज की क्लास में हम 3 बातें पढ़ने वाले हैं। एक तो द्विगुण व्यंजनों की बात होगी, दूसरी बात संयुक्त व्यंजनों की होगी, और तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो होने वाली है आपके रे, रे के रूप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रे के रूप ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई दफा ये पूछ लिया जाता है कि रे के कितने मानक रूप प्रचलित हैं या रे के कितने मानक रूप होते हैं। तो कुछ किताबों में आपको 3, कहाँ 4, कहाँ 5, कोई टीचर अपने को 4 पढ़ा रहा है, कोई 5 पढ़ा रहा है, कोई 3 पढ़ा रहा है। तो वास्तव में रे के कितने रूप होते हैं, तो देखिएगा अगर हम इनके मानक रूपों की चर्चा करते हैं तो रे के मानक रूप होते हैं 3। रे के मानक रूप होते हैं 3। ये 3 कौन कौन से होते हैं सर, आइए इनके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1, जैसे मैंने उदाहरण लिखा रमेश, रमेश में जो हम रे प्रयुक्त कर रहे हैं, एक रूप तो यही हो गया, ठीक है। दूसरा रूप जैसे मैंने यहां लिखा क्रम, ये लीजिएगा क्रम, क्रम, यहां पर ये जो रे प्रयुक्त किया गया है ये भी रे का मानक रूप है। इसका विश्लेषण किस प्रकार से करेंगे, ये देखो कै में स्वर विद्यमान नहीं है। आगे हम रे की बात करें तो रे में स्वर विद्यमान है, ये लो, और फिर उसके बाद में हम मैं का विश्लेषण भी चाहें तो कर सकते हैं। यहां पर अपने को ध्यान देना होगा, इस रे का प्रयोग कब किया जाएगा, जब हमें रे को किसी अन्य वर्ण के साथ में संयुक्त करना होता है। उस अन्य वर्ण में स्वर नहीं है, रे में स्वर है, तो रे इस प्रकार से लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया प्रकाश, ये लो प्रकाश, तो प्रकाश शब्द जो है वो जब हम वर्ण विश्लेषण करते हैं तो पै में स्वर नहीं है, और पै के नीचे ये जो रे लगा हुआ है, इस रे में स्वर विद्यमान है, ये लो पै। और फिर उसके बाद में हम काश शब्द का भी वर्ण विश्लेषण चाहें तो कर सकते हैं, कै में आ, श में ए। यहां पर अपने को ध्यान देना होगा, इसमें पै के साथ स्वर विद्यमान नहीं है, रे के साथ स्वर विद्यमान है। तो यह है रे का दूसरा रूप। तो रे का पहला रूप जो हम रमेश में, रचनाकार में, रति में जो प्रयुक्त करते हैं वो रे। दूसरा क्रम, प्रकाश, प्रेम, प्रताप, इन शब्दों में हम जो रे काम में ले रहे हैं, दूसरा रूप हो गया। तीसरा जो रूप है वो है रैफ। जैसे मैंने लिखा कर्म, ये लिखा मैंने, जैसे मैंने लिखा आशीर्वाद, ये लो जी, जैसे मैंने लिखा धर्म, जैसे मैंने लिखा कर्तव्य, तो ये जो रे है यह है रे का तीसरा रूप, और इसे कहा जाता है रैफ। क्या कहते हैं, रैफ कहा जाता है। इसका प्रयोग कहां होगा, इसका प्रयोग तब होगा जब रे में स्वर विद्यमान नहीं होता। संस्कृत का एक सिद्धांत होता है भाई लोगों, संस्कृत का एक सिद्धांत होता है, जल, तुम्बी, न्याय, सिद्धांत।
और इस सिद्धांत के मुताबिक ये सिद्धांत र पर लागू होता है, और इस सिद्धांत के मुताबिक र में जब स्वर विद्यमान नहीं होता, जब र में स्वर विद्यमान नहीं होता तो र आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है। जैसे मैं इसकी बात करूं, इसका विश्लेषण करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं, तो आप देखोगे अब आपको दिखाई दे रहा है क में तो स्वर है, क के बाद में हम उच्चारण करेंगे क र, फिर मैं क र म, तो र में स्वर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। र में आप स्वर बाहर मत निकालना, है ही नहीं, और सीधा हम फिर उसके बाद में मैं में ए विद्यमान है, ये इसका वर्ण विश्लेषण हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम रे का संयोग, रे का जब हम मैं यूं कहूं कि संयुक्त बनाते हैं, जब रे का योग किसी अन्य व्यंजन के साथ करते हैं और उस अन्य व्यंजन में स्वर नहीं होता, रे में स्वर होता है, तो रे इस प्रकार से लिखा जाएगा, इस प्रकार से। और जब रे का संयोग किसी अन्य व्यंजन के साथ करते हैं, उस अन्य व्यंजन में स्वर होता है और रे में स्वर नहीं होता है, तब रे का प्रयोग इस रूप में करते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से रे के 3 ही रूप मानक है, प्रचलित हैं, याद करने योग्य हैं। अब हमारे जहन में प्रश्न उठता है कि सर, एक में लिख देता हूं यहां पे ये शब्द ट्रक, क्या सर ये रे नहीं है क्या? या एक में लिखता हूं कृष्ण, ये भी रे की काउंटिंग में नहीं आएंगे क्या? हाँ जी, बिल्कुल नहीं आएंगे। सबसे पहले इसकी बात करूं, ये तो री है, और उसके बाद में मैंने यहां लिखा री, कृष्ण, तो ये तो री है, ये तो स्वर है, तो इसको तो व्यंजनों में काउंट करना, रे के रूपों में काउंट करना बेमानी होगा, इसलिए इसको तो हम हटा देते हैं। फिर बाद में बात करते हैं इसकी, ट्रक की बात करते हैं, हम बात करते हैं ड्रम शब्द की, हम बात करते हैं राष्ट्र शब्द की। क्या ये रे नहीं है? हाँ जी, ये भी अलग प्रकार का रे नहीं है, अलग प्रकार का रे नहीं है। कैसे? देखिएगा, यहां पर ये जो ट, इस ट में वही रे प्रयुक्त हुआ है ट्रक शब्द में, जैसे मैंने लिखा ट्रक, इस ट्रक शब्द में वही रे प्रयुक्त हुआ है जो प्रताप में होता है, जो प्रकाश में होता है। तो ये रे और ये रे सेम है, एक ही है। तो फिर सर इसको इस प्रकार से क्यों लिखते हैं? ये जो आप दूसरी रेखा देख रहे हो, ये जो आप दूसरी रेखा देख रहे हो, ये हलंत की है। मैंने क्या कहा आप लोगों को, जहां हम रे का प्रयोग करते हैं, इस रूप में करते हैं, कब करते हैं? तो जिस वर्ण के साथ उसका योग होता है उस वर्ण में स्वर नहीं होता। जैसे पै में स्वर नहीं है, और ये रे, इस रे में स्वर है, यही तो स्थिति है। उसी प्रकार से ट्रक में भी ट में स्वर नहीं है। अब ट में स्वर नहीं है, ट में से स्वर को अपने को हटाना है, तो ट के नीचे हलंती तो लगाना पड़ेगा, तो ट के नीचे हलंत लगाया। और रे कौन सा? जो प्रकाश में है, प्रताप में है, प्रेम में है, क्रम में है, वह रे हमने प्रयुक्त कर दिया, तो ये रे का एक रूप तैयार हो गया। तो ये कोई भिन्न प्रकार का रे नहीं है, जो हम प्रताप में, प्रकाश में, प्रेम में, क्रम में, श्रम में जो रे प्रयुक्त कर रहे हैं वही रे है। तो इस प्रकार से हमने डिसाइड किया, हमने पढ़ा, हमने समझा कि हिंदी वर्णमाला में एकमात्र रे ही ऐसा वर्ण है, लाडला वर्ण है, लाडला व्यंजन है, क्योंकि एकमात्र है, इकलौता है। और आप लोगों को पता है कि जो इकलौता होता है वो लाडका होता है, लाडका होता है तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो रे के रूप आपसे पूछ सकते हैं, रे के कितने मानक रूप? 3। कौन कौन से होते हैं? तो एक, इसी प्रकार से दूसरा, और इसी प्रकार से तीसरा। ये 3 रूप जो हैं वो रे के मानक रूप माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने समझा कि द्विगुण व्यंजन क्या चीज है। देखिए, शुरू से आ जाइए एक बार, ये देखिएगा, द्विगुण व्यंजन हमने देख ही लिया। ये देखो, द्विगुण व्यंजन के 2 रूप हमने पढ़े, अर और अड़े और अढ़े। इसके बाद में हमने पढ़ा
हमने पढ़ा, देखो, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं? तो देखिए, हमने देख लिया था क्षय, त्रय, जय और सरय। इसको याद कर लेना भाई अच्छे से, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके बाद में हमने पढ़े रय के रूप, और रय के कितने रूप होते हैं? 3, वो हमने देख लिए। तो आज की क्लास में जो चीज़ हमने समझी वो द्विगुण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और रय के रूप। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।